दर्द, पीड़ा, खामोशी और अकेलापन, ये सभी अफसोस वाली बातें अफसाना है उस कलम की जो चलती है भारतीय फिल्म जगत की लकीर पर। चलती का नाम गाड़ी नहीं बल्कि जिंदगी है। ये बात भी हिंदी सिनेमा ने बताई है। दो पल की खुशी के पीछे सैकड़ों घंटे तक जिसके आंसू बहे नहीं, वो हिंदी फिल्म जगत का कलाकार ही नहीं। चमक धमक वाले इस दुनिया में बुझते हुए सितारों की कोई अहमियत नहीं। वैसे भी उभरते हुए सितारों को पांव तले कुचलने की घटनाएं भी यहाँ अक्सर देखी जाती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि फिल्म जगत में जिस इंसान के सर ताज चढ़ता है वो कहाँ से आता है और उसे कौन लाता है। 30-40 साल की मेहनत के बाद अगर दर्दनाक मौत के साथ करियर खत्म हो रहा है तो इस चमक धमक का क्या फायदा। हिंदी रेडियो के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे फिल्म जगत की वो असली सच्चाई जिसे अक्सर छुपाया जाता है। आखिरकार क्यों कलाकारों की जिंदगी भयानक बीमारी के साथ खत्म होती है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। वो समय था 1912 का, जब दादा साहेब फाल्के भारत की पहली फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ऐसे इंडस्ट्री की नींव डाली जो आने वाले समय में देश की जीडीपी में भी योगदान दे रहा है। उन दिनों एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट पर नाटक मंडली का प्रभाव ज्यादा था। जैसे ही दादा साहेब फाल्के की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र ब्लॉकबस्टर साबित हुई, वैसे ही सभी नाटक कंपनीज ने एक के बाद एक फिल्में बनाना शुरू कर लिया। मात्र 10 सालों में विदेशी लोगों ने भी भारतीय फिल्मों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हो, उन फिल्मों के प्रोड्यूसर्स विदेशी थे। आपको ये भी बता दूं कि 1923 के बाद यहूदी और ईरानी लोगों ने इतना अधिक काम कर लिया था कि आधी से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री पर उनका ही अधिकार था। पर आप ये मत सोचिए कि उन्होंने सिर्फ यहाँ से पैसे कमाया। भारत में साउंड वाली फिल्मों की शुरुआत करने वाले इंसान अर्देशिर ईरानी पारसी थे। भारतीय फिल्मों का आधुनिकीकरण करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा पारसी, ईरानी और यहूदी लोग थे। अब आप सोचिए कि जिस इंसान को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा गया, वो उस वक्त क्या कर रहा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त दादा साहेब फाल्के की हालत बड़ी कमजोर थी और फिल्म जगत का कोई भी इंसान उनके साथ काम करना नहीं चाहता था। ऐसे ही अकेलेपन और गरीबी में दादा साहेब फाल्के दुनिया से गुजर गए। 1930 के बाद कमर्शियल फिल्मों का दौर शुरू हुआ। अनेकों लोगों ने यहाँ अपने पैसे लगाने शुरू कर दिए। उनमें ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्हें फिल्मों का कोई ज्ञान था ही नहीं। यहाँ तक शुरू के दिनों में टाटा जैसी बड़ी कंपनी ने भी फिल्में बनाई थी। उसके बाद अन्य कलाकार फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतर गए और सभी ने अपने अपने प्रोडक्शन हाउस खोले। ऐसे करते हुए धीरे धीरे लोग तय करने लगे कि कौन सी फिल्म थिएटर में लगेगी और कौन सी नहीं लगेगी। फिल्मों में काम करने वाले कलाकार और फिल्मकार इस हद तक अमीर बनते गए कि उन्होंने सामाजिक रेखा को पार करना शुरू किया। लोगों के जिंदगी से खेलना, काम करने के बाद भी उनके पैसे नहीं देना, अगर कोई अच्छा कलाकार दिख जाए तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उन्हें किसी दूसरी कंपनी के साथ काम करने से रोकना, इस प्रकार की बातें 1940 के काल में होती थी। 1950 में चीजें इस हद तक बिगड़ गई कि यहाँ की जिंदगी आम लोगों के अपेक्षा अलग हो गई। शराब, सिगरेट और जुआ, इन चीजों ने फिल्म जगत को इतना जकड़ लिया कि ऐसी फिल्म रिलीज होती ही नहीं थी जिसमें कोई कलाकार सिगरेट ना पी रहा हो। यहाँ तक आपने ऐसी भी फिल्में देखी होंगी जिसमें हीरो सिगरेट पीते हुए हीरोइन से बात कर रहा हो। यहाँ तक पुलिस स्टेशन में भी पुलिस वालों को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा कोई कलाकार मिलना मुश्किल है जो कोई नशा ना करता हो। 1950 से पहले की फिल्मों में भी धूम्रपान दिखाया जाता था, पर यह संख्या 60 और 90 के दशक के बीच बहुत अधिक बढ़ गई। आपने तो सिनेमा घरों में किसी को सिगरेट पीते हुए देखा होगा,
सिगरेट की बात हो ही रही है तो देवानंद का वो गाना आपको याद ही होगा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। फिल्मों द्वारा सिगरेट की परंपरा इतनी बुरी तरीके से लागू की गई कि लोग असल जिंदगी में भी हीरो के जैसे सिगरेट पीने लगे थे। आज फिल्म स्टार लोग कैंसर के कारण मर जाते हैं, उसके पीछे का असली कारण भी सिगरेट ही है। 1960 के जमाने के बाद फिल्मी दुनिया का बिजनेस बहुत अधिक बढ़ गया। जितना अधिक पैसा आया उतना वे भारतीय परंपरा से अलग होते चले गए। इस बात को समझने के लिए आप खुद का उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार ने अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे की बीवी के साथ शादी की है, तो यकीनन समाज उस पर बहिष्कार लगाएगा। या फिर मान लीजिए कि आपके किसी रिश्तेदार ने 3 शादियां कर रखी हैं और चौथी शादी करने जा रहा है। ये सब कुछ अजीब लगेगा ना? पर यही बातें जब फिल्म जगत में होती हैं तो दर्शकों को बहुत सुकून मिलता है। जैसे कि धर्मेंद्र को ले लो, उन्होंने अपनी बीवी को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी की थी, पर दर्शक इस बात को बहुत नॉर्मल समझते हैं। लेकिन क्या आपने कभी धर्मेंद्र की पहली बीवी के बारे में सोचा है? फिल्म जगत में रिश्ते ऐसे बनते और टूटते हैं कि मान लो कोई गुड्डे गुड़िया का खेल चल रहा हो। इसकी बीवी उसके साथ शादी कर लेती है तो उसका पति किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध बना लेता है। भारत जैसे सामाजिक देश में इन बातों की कोई अहमियत नहीं है, पर फिल्म जगत के लिए सात खून माफ हो जाता है। कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो नियति से बड़े भले थे, पर किस्मत ने उनका कभी साथ दिया नहीं। एक जमाना ऐसा था जब कलाकार फिल्मों से कमाते थे और तुरंत लुटा भी देते थे। उन्होंने कभी भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं। जैसे कि भारत भूषण जैसे कलाकार थे जिनके पास बहुत अधिक धन था, पर फ्यूचर प्लानिंग करने से चूक गए और अंततः उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा। उनसे सीख लेकर बहुत सारे कलाकारों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। इसलिए आज के जमाने में ऐसे कलाकार भी हैं जो फिल्मों में आते तो नहीं, पर उनकी जिंदगी शान के साथ गुजर रही है। बहुत अधिक पैसा, बहुत अधिक घमंड, बहुत अधिक अकेलापन, बहुत अधिक नशा, इन चीजों के कारण फिल्म जगत के लोग दर्द भरी मौत मरते हैं। आप खुद सोचिए कि कौन सा ऐसा गरीब इंसान आपने देखा है जो कैंसर से मरा था? कुछ उदाहरण मिल जाएंगे, पर कैंसर से जितनी मौतें फिल्म जगत में होती हैं उतनी आम जिंदगी में किसी की नहीं होती। क्या इस पर आपने कभी विचार किया है? जहां सुकून नहीं है वहां बीमारियां घर कर लेती हैं। गरीब के घर थोड़े पैसे होते हैं पर सुकून बहुत ज्यादा होता है। कुछ अमीर लोगों के घर पैसे ज्यादा होते हैं पर सुकून नहीं होता। भारतीय फिल्म जगत में 1930 के बाद जो पॉलिटिक्स चलती आ रही है वो आज भी चली आ रही है। यहाँ के लोगों को तो पता ही नहीं कि सुकून किस भला का नाम है।